जो फाइनल विजुअल है वो ये होगा कि शरद शुक्ला गद्दी पे बैठा है। ये जेस्चर ना वो थिएट्रिकल है, इसीलिए वो मुझे लगता है इतना बड़ा हो गया। मिर्जापुर 4 में क्या शरद है? कुछ भी हो सकता है दोस्ती करना कितना आसान है आसपास के इंडस्ट्री में। कि भाई रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और दोस्ती भी कुछ लोगों से होती है, हजारों से नहीं। हकीकत में कभी किसी ने धोखा दिया है? कई बार आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं किसी चीज से, किसी बात से, वो कभी पूरी नहीं हुई। आपका तार जुड़ा अभी तक किसी से? किसमें? मिर्जापुर में। एक्टर के लिए आई थिंक ये जरूरी होता है कि जो आप क्रिएट करते हो, या मैं कहता हूँ किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए, जो आप चीजें क्रिएट करते हो अगर बारीकी से करते हो, अगर उतनी ही बारीकी से वो ऑडियंस तक पहुंच जाए और वो एक चर्चा छेड़ दे, तो वो एक बहुत ही एक सेटिस्फाइंग टेक अवे होता है आपका। ये ना नायक है ना खलनायक है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। शर्मा जी के लड़के, अक्सर सोशल मीडिया पे किसी ना किसी वजह से ये फ्रेज, ये टाइटल, ये लाइन चर्चा में रहती है। कभी कोई शर्मा जी के लड़के क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाते हैं, तो कोई शर्मा जी के बेटे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपना दम दिखाते हैं। ऐसे ही एक शर्मा जी के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, अंजुम शर्मा, जो आजकल दिल जीत रहे हैं अपनी भौकाली एक्टिंग से। अंजुम, स्वागत है आपका। थैंक यू अविनाश यार। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैं बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज जानना चाहूंगा, आपके नाम की स्पेलिंग है ना, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 2 M और 2 H हैं। कुछ क्या वजह है इसके पीछे? रिसेंटली किसी ने कहा जो बहुत हाँ। करीबी है, और जब करीबी इंसान आपको कहता है कि यार ये कर लो और अच्छा रहेगा, बस इतना ही, हम्म। तो आप, क्योंकि वो एक इतना स्ट्रांगली इमोशन से आता है और आपका उसमें कोई नुकसान नहीं है उसको करने में, तो बिना हाँ। सोचे समझे कर लिया। बस उतना ही सिंपल है वो चीज़ कि कर लिया। और वो स्पेलिंग का उन्होंने कहा कि ऐसा चेंज कर लीजिए, अच्छा हो। मैंने और भी लोगों से बात करी, जैसे आयुष्मान हो गए, उर्फी जावेद हो गई, इन लोगों से भी, इन लोगों ने भी नाम की स्पेलिंग थोड़ी बहुत बदली है एंड दे टोल्ड मी कि इसका फायदा होता है। आपको लगा? आई होप, मतलब क्योंकि जैसा मैंने कहा रिसेंट फिनोमेना है। हाँ। अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी भी, मतलब मैं धीरे धीरे आई एम इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द नेम इन द डॉक्यूमेंटेशंस। वो हो रहा है, काफ़ी हो गया, एक आध बचे। तो मतलब हाँ, मतलब अब पता नहीं मैं वही है, अब उसको रिलेट करूँ नहीं करूँ पता नहीं, लेकिन आजकल अब जैसे हम जो चीज़ चल रही है, आपने कुछ की चीज़, उसका आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, हाँ। अप्रिसिएशन है। एक्टर के लिए आई थिंक ये ज़रूरी होता है कि जो आप क्रिएट करते हो, या मैं कहता हूँ किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए, जो आप चीज़ें क्रिएट करते हो अगर बारीकी से करते हो, अगर उतनी ही बारीकी से वो ऑडियंस तक पहुंच जाए और वो एक चर्चा छेड़ दे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर वो माहौल आजकल थोड़ा है मिर्ज़ापुर के चलते, तो आपकी बात मान लेते हैं, शायद ये उसी का असर है जो नाम में स्पेलिंग चेंज हुई है। ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी, है ना, कि अक्षर प्लस माइनस करने वाली चीज। बाकी जो इससे रिलेटेड चीजें रहती हैं, मैं पता नहीं अंधविश्वास वर्ड बोलना सही हो गया, यानी कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो साहब हम थोड़ी देर रुकें कि कोई और निकल जाए, या टूटा हुआ कांच वगैरह रखना, ये सब चीजें मानते हो? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है नहीं। इतना ज्यादा मेरे दिमाग में चीजें आती नहीं है, तो हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा अंधविश्वास वाला। मतलब वो होता है ना कि मुझे लगता है, पता नहीं, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। मेरा वो है कि अगर ऐसी कोई भी चीज आपको रोके आपके थॉट प्रोसेस में, आपके सोच विचार करने की क्षमता में, और आपके एक फ्लो में, अगर कोई भी विचार एक बाधा बने, तो वो सही नहीं। ये मेरा एक लॉजिकल रीजनिंग है किसी भी चीज का। वो अंधविश्वास है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी चीज जिसमें आपको लगे कि नहीं नहीं, मैं एक्चुअली, मेरा सिस्टम कह रहा था कि बढ़ जा आगे, लेकिन मैं नहीं बढ़ा क्योंकि ये ऐसा है तो अभी नहीं। और तो मुझे नहीं लगता, तो मुझे लगता है भाई अंदर से क्या आया, प्रकृति ने अंदर से कहा कि बढ़ो, वो इंस्टिंक्ट जो खुद को आ जाता है। हाँ। इंस्टिंक्ट से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ। इंस्टिंक्ट ही है जो मेरा ख्याल है, वो जिसे आप जैसे भी जो भी नाम दे लीजिए, कि वो एक कुदरत का एक सिग्नल है। या मैं सिग्नल्स में काफी मानता हूँ कि अगर आपको कोई चीज, आपके दिमाग में कोई एक विचार किसी इंसान के बारे में, कोई एक कॉन्वर्सेशन के बारे में, काम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, अगर आपको यूं ही बिना किसी रीजन के बार बार चीजें हो रही हैं, वो
वो मुझे लगता है कि क्या ये मतलब इज इट सम डिवाइन इंटरवेंशन, इज इट some kind of signal, because it's very interesting also, and it is not giving you any it is not making you stop, और वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है। शायद अगर मतलब पता नहीं, अभी जैसे मिर्जापुर की चीजें चल रही हैं, तो आपने कोई एक चीज की, हो सकता है शायद ये हमारी बात का एक हिस्सा भी हो आगे चर्चा में, कि फॉर एग्जांपल कहानी में सीजन 3 में क्लाइमैक्स में एक ड्रामेटिक बीट पे आपको वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वो चीज मुकम्मल नहीं करोगे, वो कुछ एक दो शॉट बाकी हैं, अगर आप वो नहीं करोगे तो वो सीन कंप्लीट नहीं होगा और सीजन भी नहीं होगा। लेकिन उसको करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे मूसलाधार बारिश हो रही है, आप चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, और फिर आप बामुश्किल उस चीज को खत्म करते हो। क्लाइमैक्स की बात कर रहे हो ना, करीब हाँ। जिसका 2.5 दिन शूट चला था। हाँ। हाँ। वो बामुश्किल आप उस चीज को कंप्लीट करते हो, और फिर वो आज एक कॉन्वर्सेशन का एक बहुत ही मुख्य केंद्र बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है तो इंटरेस्टिंग लगता है कि अरे ये कोई सिग्नल है जो देखना चाहिए, पहचानना चाहिए, डिकोड करना चाहिए। शरद शुक्ला का आपका कैरेक्टर काफी पसंद किया गया है ना। 3 सीजन्स के बीच में गैप होता है, और हर बार बतौर एक्टर खुद को उस मेंटल स्टेज में लाना जो कैरेक्टर है, और फिजिकल स्टेज में लाना, क्योंकि सीजन्स के बीच में गैप है तो आपकी अलग लाइफ है, अलग शूट्स चल रहे होते हैं, वापस हर बार खुद को उस मेंटली और फिजिकली शेप में लाना, वो कितना आसान या मुश्किल होता है? दोनों ही मेरा ख्याल है, क्योंकि जब आप मतलब मैं सीजन 1 टू सीजन 2 तो नहीं कहूंगा ज्यादा, क्योंकि सीजन 1 में सिर्फ एक किरदार का इंट्रोडक्शन था। हाँ। सीजन 2 से मेनली कहानी शुरू हुई। हाँ। मेरे किरदार, तो उसमें जो भी आपने चॉइसेस ली, आपने एक किरदार का खाका बनाया कि ये किस तरह से होगा, कुछ एक चॉइसेस। हाँ, ये जरूर रहा हमेशा सीजन 2 में भी और 3 में भी कि मेरे जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह, उनके साथ बहुत क्लोजली मैंने उस कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिटेल में बात की, राइट फ्रॉम द राइटिंग स्टेज, जब वो लिखा भी जा रहा था। तो कुछ एक चीज़ें आपने बनाई कि भाई ये इस तरीके का इंसान है, इसको ये ना नायक है ना खलनायक है सीजन 2 में। हाँ। तो फिर क्या दिशा ली जाए? अच्छा, ये एक ऐसा इंसान है कि ये जब बोलेगा तो आप ये क्या सोचता है, ये क्या करना चाहता है, वो तो आप जानेंगे ही, लेकिन बहुत कुछ आप जानेंगे जो ये नहीं बोल रहा है। तो वो क्या चीज़ें होंगी जो उसने नहीं बोली उस सीन में या उस कॉन्वर्सेशन में, तो उसका पूरा एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट बनाना या वो चीज़ें लिखना कि आपके दिमाग में हो, तो वो चैलेंजेस भी आप एंजॉय कर रहे हो, तो उसको आप वैसे, वो उसका इफेक्ट वैसे होता है। शरद शुक्ला जो कैरेक्टर है, आपने बोला कि जब राइटिंग हो रही थी, लिख रहे थे आप, तो भी काफी करीब से जुड़े थे। अगर ये कैरेक्टर आप ही लिखते तो कुछ ऐसा है जो आप प्लस माइनस करते कि अगर अविनाश मुझे मौका मिलता ना तो मैं शायद ये सीन थोड़ा ऐसे चेंज कर देता, या कैरेक्टर में ये चीज इंप्लीमेंट करता, प्लस करता, माइनस करता। जैसे आपका कैरेक्टर गाली नहीं देता, वो है बाहुबली लेकिन एक बहुत शालीन इंसान है, वो लड़की बाजी है, लौंडिया बाजी टाइप वाली चीजें नहीं करता है, बेफिजूल वायलेंस नहीं करता है, बहुत जैसे बोलते ना प्यारा सा बच्चा बाहुबली, लेकिन वो सारे शालीनता के ढांचे में भी सेट है। इसको कुछ चेंज करते? नहीं, क्योंकि इसको मैं इसलिए चेंज नहीं करता क्योंकि ये बड़ी जद्दोजहद है, इसे डाला गया। हाँ। ये बहुत ही एक कॉन्शियस चॉइस थी जिसे लिया गया था कि हम इस लाइन पे चलेंगे इस किरदार को लेके, खासकर सीजन 3 में। हाँ। क्योंकि सीजन 3 में उसका आकार बहुत बढ़ने वाला था, वो कहानी का एक मुख्य ग्राफ उस कहानी का शरद का होने वाला था, इस किरदार का, तो बहुत इम्पोर्टेंट था उन सारी चीजों को अब ले आना जो शायद अभी तक अनटच्ड है। हाँ। जिसपे अभी तक हमने हाथ नहीं रखा है, उन सारी चीजों को जो इसकी दुनिया में नेचुरली आ सकती है इस किरदार के लिए, उन चीजों को ले आना। तो जैसे आपने कहा, उसका शालीन होना, एक संयम के प्रति उसका एक कंट्रोल होना, ठहराव होना, वो सारी चीजों का इस बार मीटर थोड़ा बढ़ाना था। एक चीज था कि यार है ये बाहुबली, लेकिन वो जो उसका ट्रांजिशन था, अगर आप देखें सीजन 2 से सीजन 3 में भी, कि अचानक से एक आदमी जो सीजन 2 में वो एक दिमागी आदमी था, ज़हनी इंसान था, जो सोच समझ के चलता था, पीछे रहता था, आगे नहीं आता था, चुपचाप अपनी चालें या जो भी है वो करता रहता था। सीजन 3 में हमने देखा कि वो फ्रंट फुट पे है। करेक्ट। तो उस फ्रंट फुट को एक रीजन देना बहुत जरूरी था, और रीजन हमने इस कहानी में सबसे पहले एपिसोड 1 में एक सीन में दिया, जहाँ पे एक इंसान उसे, एक न्यूट्रल स्टेट का एक इंसान उसे कहता है कि भाई हम जानते हैं, उसका वो
टेस्ट करता है कि कितना अक्लमंद है, और वो शरद एक बखूबी से एक सवाल का जवाब देता है, और वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ज़हनी इंसान हैं, लेकिन पूर्वांचल को एक लीडर की जरूरत है, क्या आप वो लीडर हैं? तो वहां से उसके लिए वो ट्रिगर है कि यार पूरे सीजन के लिए कि अब आप इस इंसान को, ना सिर्फ एक ऐसा इंसान जो दिमाग से चलता है, बट एक वो इंसान जो फ्रंट फुट पे रहता है, जो अपने बाहुबल को भी चैनलाइज कर सकता है, वो दिखेगा। और अगले ही सीन में 2-3 सीन बाद बैठक में हम देखते हैं कि वो पहली बार अगर गुड्डू से मुठभेड़ भी हो रही है तो वो पीछे नहीं हटता, खुल के एकदम खुल इस के बार, हाँ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि राइटिंग में इस बार इस किरदार के लिए खासकर चीजें बहुत क्लैरिटी थी इस किरदार के लिए, वो उसकी बीट्स बहुत करेक्ट थी, उसके रीजनिंग करेक्ट थे, इसीलिए शायद ऑडियंस ने उन पे सवाल नहीं उठाया कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, क्योंकि हर चीज का रीजन उस किरदार के लिए बहुत साफ था। हाँ। एक आध सीन जो इक्वेशन है माधुरी के साथ या कालीन भैया पंकज जी के साथ, उसकी एक आध बीट और थोड़ा बढ़ा सकते थे, या उसमें एक और मोमेंट अगर क्रिएट कर सकते थे, करते अगर, तो शायद वो एक चीज है जो ऐड हो जाती, वो और थोड़ा उसमें एक ऐसा नहीं है कि उसकी कमी थी, लेकिन शायद होता है ना कि आप थोड़ा उसको गार्निश और कर देते तो वो शायद और खिल जाता शायद। मिर्जापुर का क्लाइमेक्स सीन है, कालीन भैया पंकज जी आते हैं और आम भाषा में सबको ठोक देते हैं, पेल देते हैं ना। उसके बाद भी आपको जो कैरेक्टर है वो रेंगते रेंगते जा रहा है, गद्दी के पास जाके बैठ जाता है, और वो कालीन भैया आते हैं और ऐसे थपथपाते हैं और चले जाते हैं। वो सीन करते वक्त जहन में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत परत है इस चीज में कि आखिरी वक्त है लेकिन जो चाहिए वो चाहिए। वो बात शुरू हुई उस दिन से जब पहली बार, जैसा कि मैंने कहा, अक्सर डिस्कशंस होते रहते थे, और इस तरह की बातें काफी बार होती थी मेरे और गुरु के बीच में कि फॉर एग्जांपल किसी एक सीन में अगर मेरे और पंकज जी के बीच में, शरद और कालीन भैया के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं जो सीन अभी लिखे नहीं गए, तो उसमें हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी कि कौन सी वो बातें हैं जो हम कह सकते हैं। सीजन 1 में हमने एक लेगेसी देखी है रतिशंकर शुक्ला जो शरद शुक्ला के फादर हैं, और कालीन भैया में, जिसको हमने एक समय के बाद टच नहीं किया। तो क्या हम, और पहली बार हम ये कॉम्बिनेशन देखेंगे कालीन भैया और शरद शुक्ला, जो शायद अगर बाप बेटे होते तो कुछ एक अलग चीज होती, तो वो कॉम्बिनेशन हम ऑलमोस्ट देखते हैं। तो हमारा ये था वो कौन सी कॉन्वर्सेशन है, वो क्या बातें हैं जो हम कर सकते हैं, क्योंकि एक नई दुनिया खुल रही। एक दिन हम बैठे थे और गुरु ने, मैं बैठा था और उन्होंने कहा कि भाई जो फाइनल विजुअल है वो ये होगा कि शरद शुक्ला गद्दी पे बैठा है एंड दैट विल बी द सीजन एंडर। पहले आई थिंक उसमें कुछ वेरिएशंस थे कि शायद वो गद्दी पे नहीं बैठेगा, वो शायद गद्दी के पास ही होगा। करते 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 हम उस सीन पे फाइनली पहुंचे कि ये करेंगे कैसे, और उसमें फिर एक कमाल की चीज डेवलप हुई, वो जो एक डबल बीट है कि वो बैठेगा और वो एक जगह नीचे वो उसको देखेगा और कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगा। ये हमेशा तो तय था कि कोशिश करेंगे कि इसमें से कॉन्वर्सेशन हटा दें। मुश्किल था वो कि सिर्फ देखते हैं कि अगर एक दूसरे को देखने में ही कोई चीज निकल के आती है, तो वो बैठा, उसने देखा, उसके अंदर वो एक सवाल भी है कि क्यों एक उसके अंदर एक वो फीलिंग ऑफ धोखा भी है, मैंने तो तुम्हें बचाया था, क्यों, तो वो एक हल्का सा वो इमोशनल होता है, लेकिन तुरंत ही उसके अंदर वो एक्सेप्टेंस आती है, वो शरद आता है जो बहुत प्रैक्टिकल है और वो जानता है कि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो अचानक से फिर रिलैक्स होना शुरू कर देता है और कालीन भैया के चेहरे पर भी वो एक भाव है कि यार मैं भी हूँ अपोलोजेटिक, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये करना था, मैं भी हूँ दबाव, गद्दी, सत्ता का खेल। वहां से वो हल्के से अपने आप को रिट्रैक्ट करता है, माफ कर देता है और वो आंख बंद कर लेता है, और वहां पे एक तरीके से वो चीज मोमेंट जो है खत्म हो गया। बेसिकली वो जो फाइनल स्टांस है जो वो बैठता है अपनी गद्दी पे, वो पूरा एक तरीके से सार है इस किरदार का तीनों सीजन का, कि यही था, सब जो था वो यही था। तो अब जब वो मोमेंट आया है तो मैं हूँ, आई विल, इफ आई हैव टू गो नाउ, आई विल गो लाइक अ किंग। सो वो अपना वो करता है, उसके बाद इवन इफ ही राइट ना एंड में वो अपना हाथ भी रखते हैं तो वो आराम से बस देखता है, वो एंगेज नहीं करता है कि क्या है अच्छा है, वो सिर्फ देखता है, ओके ठीक है, वो अपने उसमें है कि वो बैठा। ये बहुत थिएट्रिकल था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो चीज मेरे दिमाग में थी कि ये जेस्चर ना वो थिएट्रिकल है, इसीलिए वो मुझे लगता है इतना बड़ा हो गया। ये सिनेमा तो है ही, लेकिन ये थिएटर है,
कि आपका जो पूरा वो स्टांस है, क्योंकि थिएटर में आप इस तरीके की चीजें बहुत देखते हैं करते जब आप हैं। बड़े किरदार प्ले करते हैं, चाहे वो माइथोलॉजी के हों, चाहे वो इवन कंटेम्प्रेरी हो, जब वो लार्जर फिगर्स और जो आप जेस्चर्स और आप जो वो लेते हैं इमेज, वो बनती है थिएटर में। अगर आपने देखा होगा देखा है कि बिल्कुल। किसी भी ड्रॉप पॉइंट पे कोई ऐसा ड्रामेटिक पॉइंट होता है तो एक्टर पूरी अपनी सोनोलोकी करता है और वो खत्म करता है और फिर वो एक स्टांस लेता है और धीरे 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 लाइट फेड आउट डेमो होती के है। हाँ फेड। तो वो आई थिंक डिजाइन वाइज ये वही मूवमेंट था, ये बहुत थिएट्रिकल था। वाह। जैसा अभी आपने क्लाइमेक्स का बताया कि कुछ और प्लान था, फिर धीरे 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 इम्प्लीमेंट हुआ, चेंज हुआ और फाइनली ऐसा शूट हुआ। कोई और ऐसा सीन है जिसमें इम्प्लीमेंट या चेंज हुआ हो, लिखा कुछ और गया हो लेकिन जब वो फाइनली शूट हुआ या बन के आया तो कुछ और रहा हो? जैसे माधुरी का और मेरा जो सीन है, जो जो थर्ड एपिसोड में मिलते हैं, हाँ इसमें सिगरेट पी रहे हैं, तो वो सीन जो दो हिस्सों में है, वो अंदर है, कॉन्वर्सेशन होती है हाँ। जिसमें वो मुन्ना की तस्वीर देख रहा है और एक कॉन्वर्सेशन होती है कि भाई जो भी इनकी इनिशियल कॉन्वर्सेशन थी, तो वो सीन एक्चुअली मुद्दा ये है कि अब करना क्या है, कि गुड्डू ये है, क्या होगा अगला, बेसिकली वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि अब क्या करेंगे, क्या करना है आगे। सीन वो था। लेकिन कुछ एक चीज मिसिंग थी जो गुरु को ही लगी कि यार ये पहली बार मिल रहे हैं तो एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट चाहिए, कॉन्वर्सेशन चाहिए कि यार कुछ एक कैजुअल हो, कि आप बैठे जैसे नॉर्मली लाइफ में भी होता है, बैठे आप मुद्दे की बात तो करने वाले हैं लेकिन उसके पहले आपने यूं ही बात की कि भाई क्या कमाल की आपने टी शर्ट पहनी है और आप अच्छे लग रहे हैं और याद है आपने वो की, कुछ एक ऐसा चाहिए। तो फिर हमने ही कुछ वहाँ पे ऐसा मतलब मिल के इम्प्रोवाइज किया कि ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं कि वो कहे कि वो पहले वहाँ पे आ गया है, वो अभी आई नहीं है, तो ये वेट कर रहा है, तो वो आती है तो पहली बार आप यूं ही कहते हो किसी को कि यार सॉरी आपको वेट करा है, तो वो ये कहेगी और ये कहेगा कि कोई बात नहीं, बीइंग शरद, कि कोई बात नहीं, थोड़ा आपने हमें वेट कराया और थोड़ा टाइम खुद भी लिया आज की मीटिंग कराने के लिए। तो वहाँ पे वो एक शरद भी आ गया और वहाँ पे वो बात भी आगे बढ़ गई, फिर वो करते करते वो चीज़ वो देता है, तो वहाँ पे एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट होता है। तो ये एक चीज़ थी जो नहीं थी पहले और फिर उसको ऐड किया गया, फिर वो पूरा एक सीन बना एक तरह से। एक सवाल जो शायद सिर्फ मेरे जहन में नहीं हर किसी के उसमें मन में रहेगा, मिर्जापुर 4 में क्या शरद है? क्योंकि जिस तरह से खत्म किया गया, जो आपने बोला ना बहुत थियरिटिकल है, कि वो कैरेक्टर ऐसा है, अब नहीं पता कि सांस आ जाए या वो कैरेक्टर खत्म हो या ना हो। मिर्जापुर 4 को लेके कुछ भी इजाजत है बताने की? मतलब शरद को लेके तो मैं यही कहूंगा, नीदर डिनाई नॉर कंफर्म कुछ भी हो सकता है, मतलब पर खासकर मैं आप ना, ये तो चलिए हमारी एक बातचीत है, आप जब फैन थ्योरीज देखते हो, करेक्ट, हाँ, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, मैंने कितनी कुछ देखी है, उसमें उनका और जो कमेंट्स भी हैं सोशल मीडिया पे, उनकी अपनी थियरीज हैं कि नहीं नहीं ये मास्टरमाइंड है। कुछ लोगों का कहना है कि ये शरद का प्लान है, कुछ लोगों का कहना है ये कालिंग भैया शरद का, ये मिली जुली उनकी एक वो थी कि वो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जो कॉप है वो भी जब बंदूक उठाता है तो कालिंग भैया उसका हाथ नीचे कर हाँ। देते हैं और फिर वो ही उसे बाहर ले जाते हैं बिठा के कि भाई मे बी ही कैन एस्केप। तो ये सारी थियरीज ऑलरेडी दे आर डूइंग सो मेनी राउंड्स एंड लोगों का जिस तरीके से कहना है कि नहीं वो तो वापस आएंगे ही, आई थिंक वो कहीं ना, अब जैसे क्या होगा वो तो हमें पता चलेगा जब वो होगा, लेकिन वो एक ड्रामेटिक मूवमेंट को ऐसे पॉइंट पे कट कर देने वाली जो बात है, वो आपको छोड़ती है वांटिंग फॉर मोर की सिचुएशन में कि अरे मजा आया लेकिन पूरा नहीं आया पे वो लेगी चीज। करेक्ट। लेकिन हाँ 4 की बातें और राइटिंग और डेवलपमेंट तो ऑलरेडी चल ही रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बीट्स जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उस पर काम चल रहा है अभी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हैं जिन बीट्स पे जो कैरेक्टर्स में कैसे कैसे होगा क्या पता है, और वो जब होगा तब होगा। मिर्जापुर की दुनिया ही बड़ी वैसी अलग वो है, कि आप हाँ। क्या क्या कुछ नहीं कर सकते उसमें, मतलब पूरा एवेंजर्स है वो, आप सारा कुछ एक स्पिन ऑफ करके एक कुछ अलग पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करके जो कैरेक्टर्स नहीं है उन्हें वापस लाके कुछ एक अलग बना सकते हो आप। मिर्जापुर में ही जैसे कालीन भैया के कैरेक्टर को आप बचाते हो और एंड में वही गोली मार देता है, बेसिकली धोखा। हकीकत में इस लेवल पे ऑब्वियसली नहीं, बट हकीकत में कभी किसी ने धोखा दिया है? दोस्त में, फैमिली में, किसी भी तरह का, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, की कहीं जरूरत थी नहीं आया कुछ भी? धोखा
वाला ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कई बार आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं किसी चीज़ से, किसी बात से, वो कभी पूरी नहीं हुई, या आप सोच रहे थे कि ये इंसान ऐसे इस समय पे इस तरह से करेगा, वो नहीं हुआ। लेकिन वो मुझे लगता है वो बहुत ही, अब आज के समय में मुझे लगता है वो बहुत ही एक पर्सनल आपका एक 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 एरिया होता है जिस पे आप खुद ही काम करते हो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन आपकी है, वो आपके हाथ में है। आप चाहें तो वो अपेक्षाएं ना रखें, ना हो अगर वो, तो फिर आपको रिजेक्शन और डिजेक्शन भी नहीं होगा। तो वैसा कभी हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन हाँ, धोखा जैसा कभी नहीं हुआ। शायद उसका उसका रीज़न ये भी है कि शायद कभी अपने आप को इतना वल्नरेबल और इतना ज़्यादा एक्सपोज टू सेंसिटिविटी नहीं रखा है कि आप उस दायरे में वल्नरेबल हैं कि धोखा दिया जा सकता है या कर सकता है। शायद शायद वो रहा हो। मतलब अगर मैं, आपने ये पूछा तो मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, कभी सोचा नहीं। बजाय सिर्फ कुछ लोगों के, बहुत ज़्यादा, मे बी आई हैव नॉट एक्सपोज्ड और आई हैव नॉट बीन वल्नरेबल टू लॉट ऑफ पीपल और जनरल पीपल, कि जहाँ पे धोखा देने का एक वो मौका बने। भी आए एक्चुअली। अगर मैं शरद के किरदार से बाहुबली वाला एलिमेंट हटा दूं, तो जो शरद है और जो अंजुम है, उनमें कितनी सिमिलैरिटीज हैं। मतलब आप भी वैसे प्यारे से हो, जो एकदम सलीके से, शालीनता से रहते हो, या अंदर है वो थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है देख लेंगे, हो जाएगा। अब शरद को भी इतना जी लिया है कि आप उसको एक इंसान की तरह देख सकते हैं। हाँ। नहीं तो कई बार होता है कि आपका किरदार एक छोटे समय के लिए आपसे जुड़ता है और उसका थोड़ा असर रहता है, लेकिन आपके सामने वो एक व्यक्ति की शक्ल में नहीं खड़ा होता है, क्योंकि इतना नहीं जिया आपने, या Correct. इतना कुछ आपने उसको नहीं अलग अलग लेयर्स दिए। लेकिन शरद शुक्ला, खासकर मिर्जापुर की दुनिया में 3 सीजन में, वो आपको एक्चुअली एक इंसान की तरह जो आपसे मुख्तलिफ है दिखता है। तो उसकी, जैसे आपने कहा, शालीनता, ये बात कि वो किसी भी बात का जवाब देने के लिए या रिस्पॉन्ड करने के लिए समय लेता है, हाँ। जल्दबाजी में नहीं है। ये एक चीज़ है जो मैंने सीखी या नहीं तो नहीं पता, लेकिन एडमायर करता हूँ। करने से पहले सोचते हो, करके नहीं सोचते कि हाँ। कर दिया, अरे यार अब नहीं। तो हाँ। जैसे ये चीज़ है, कई बार आपको कोई चीज़ आप किसी भी चीज़ सिचुएशन में इम्पल्सिव हो, कोई आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, दिमाग में कई चीज़ें चल रही हैं, तो आप बहुत तुरंत रिएक्ट करते हो, या तुरंत आपको लगता है कि इसको रिस्पॉन्ड किया जाए, ये काम अभी किया जाए, इसको अभी पूरा कर लेते हैं, इस बात का जवाब अभी दे देते हैं। ये जो एक चीज़ होती है, उस पे थोड़ा एक हल्के से अगर आप वो रखें, जैसे शरद शायद हो तो यही करें, तो मुझे लगता है कि कई बार थोड़े समय के बाद, अगर आप, वो एक इम्पल्स होता है, वो इम्पल्स अगर आप निकलने दें, तो थोड़े समय के बाद शायद आपको उस बात का जवाब देने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। कई बार हम जो तुरंत किसी चीज़ को उसका React रिस्पॉन्ड कर करना देते हैं। चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, वो बेसिकली वो एक इम्पल्स है। वो इम्पल्स आता है और वो रहता है। हो सकता है वो बहुत तीव्र है, उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा है। और वो डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी और कितनी इंटेंसिटी से रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ी देर उसके साथ रहें, तो उसकी तीव्रता कम होती जाएगी, और वो शायद वो एकदम एकदम ठंडी हो जाए। उसके बाद शायद आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत ही ना महसूस हो। तो ये एक चीज़ है जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है। और हाँ, मतलब वो बहुत सही बात है कि वो बाहुबली ना हो, तो वो बेचारा, वो तो वही है जो इस बार सीज़न 3 में वो, उसकी माताजी जो है, वो मम्मी कहती भी हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम्हें उस पुराने शरद तक पहुँचना है जिसे तुम पीछे छोड़ा है। जैसे मुझे सिंप्लिसिटी, ट्रैवल करना, और अगर मैं कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये पूरी चीज़ जो अभी चल रही है, शो रिलीज़ हुआ है, बातें हो रही हैं, मिल रहे हैं, सब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं सब, इसके तुरंत बाद कुछ दिनों के लिए मैं एकदम डिसएंगेज हो जाऊँ, और वो मैं करता रहता हूँ कि भाई आपको, आई थिंक वो अब इस दौर में वो एक चीज़ समझ में आई है, और उसको एक क्या कहते हैं, इम्बाइब कर लिया है अपने सिस्टम में, कि बहुत ज़्यादा एंगेज करना है सही समय पे, और फिर तुरंत डिसएंगेज कर लेना, चले जाना है, क्योंकि वापस आने की फिर खुशी भी हो और एक्साइटमेंट भी हो। किसी जगह से या स्पेस से थोड़ा चले भी जाना ज़रूरी है, तभी फिर जब वापस आएंगे तो फील होगा। तो फील होगा कि आए, और जो वहाँ के लोग हैं उनको भी लगेगा कि अरे आए, कहाँ थे इतने दिन। वरना अगर वहीं रहे, तो कितने भी आप इम्पोर्टेंट और कितने भी सक्षम इंसान हो, कोई इंसान आप आम होते चले जाएंगे। बहुत सही चीज़ है, पंकज जी बोलते हैं कि भैया बुद्ध इंसान पैदा नहीं होता है, वो बनता है। दोस्ती करना कितना आसान है आसपास के इंडस्ट्री में। जैसे
जिन जो भी आसपास रहते हैं सब सेलिब्रिटीज हैं, सब एक्टर्स हैं, नॉर्मल अगर क्रू को छोड़ दिया जाए या डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों से दोस्ती करना कितना आसान है? होती है सिर्फ एज अ कलीग ही रहते हैं? ये चीज़ मैंने एक्चुअली ना धीरे धीरे सीखी जब मैंने काम करना शुरू किया, और उसमें कोई गलत या कुछ सही नहीं है, जो है वो है। तो जब आप नया नया काम करना शुरू करते हो और आप एक्साइटमेंट होती है, आप में पैशनेट होते हो, तो आपको लगता है कि, और क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट, उस कहानी, उस दुनिया की वजह से जुड़ते हो, तो आपको लगता है कि अरे ये दोस्ती और ये चीज़ें जो है अब ये दिस इज़ फॉर एवर। लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट खत्म होता है और फिर वो धीरे धीरे चीज़ें अपना दूर जाने शुरू हो जाती हैं। फिर आपके शायद संपर्क टूटते हैं, फिर आपकी उतनी बातचीत नहीं होती है, और फिर आप अपने जहाँ पहले थे, जहाँ से शुरू किया था, वहीं आ जाते हो। इनिशियली ये चीज़ें थोड़ी आपको अजीब लगती हैं, लेकिन फिर आपको समझ में आता है कि यही है वो नेचर। क्योंकि शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि 7-8 लोगों के साथ अगर आपका एक वो तालमेल बना, साथ में काम करने का वो एनर्जीज थी, एक आध ऐसा होगा जिसके साथ वाकई आपका कोई एक तार जुड़ गया, तो वो दोस्ती फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये भी होता है। लेकिन ज्यादातर वो जो कनेक्शन होता है, वो एक सिनर्जी है, वो आती है उस वजह से जो वजह सबको जोड़ती है, और वो है वो कहानी, वो प्रोजेक्ट, वो चीजें, वो एक्सपीरियंस। आपका तार जुड़ा अभी तक किसी से? किसमें? मिर्जापुर में? मिर्जापुर या बाकी जितना अभी तक काम किया है, क्या आप बोल सकोगे कि अविनाश ये लोग जो है ना ये दोस्त हैं मेरे? हाँ, कम है, ये कम होता है, ये हम्म। बहुत ज्यादा नहीं होता है। आपकी सबसे बहुत डिपेंड करता है आप इंसान किस तरीके के हो। बहुत ज्यादा भी अगर आप सोशल हैं, ये हैं, जैसे मेरा ये मानना है कि भैया दोस्ती, जैसे कहते हैं ना, वो एक लाइन भी है कि भाई रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, और दोस्ती भी कुछ लोगों से होती है, हजारों से नहीं। हजारों से नहीं। तो वो वैसा ही है कि आपकी जो एक्चुअल दोस्ती होगी, मेरे केस में ये है कि वो कुछ लोग हैं, वो बहुत एकदम क्लोज हैं, उनसे आपके सारे कॉन्वर्सेशन हो सकते हैं, उनके साथ आप क्रिएटिव, ये वो हर तरीके की, सबसे शायद एक तरह का कॉन्वर्सेशन नहीं, लेकिन अलग अलग 2-4 लोग हैं, किसी से आप ये सारी बातें करते हैं, किसी के साथ आप ऐसे करते हैं। तो इस तरीके के लोग होते हैं। फेवर्स मांगने से शर्माते हो या ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ, वजीर में आपने फरहान अख्तर के साथ काम किया, अब मिर्जापुर एक्सेल प्रोडक्शन फरहान अख्तर, तो कभी ऐसा लगा कि कुछ कैरेक्टर में प्लस माइनस करना है, या अगर ऑडिशन शुरुआती स्टेज था तो फरहान से बात करके अगर कुछ अप्रोच लग जाए, लिंक लग जाए, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये किसी भी XYZ पर्सन के लिए या काम के लिए हो सकता है, आप ऐसा करते हो या नहीं? तो बात है 2016, 15-16 की। एक जंगल में शूट कर रहे थे, एक गाड़ी है, उसमें 2 एक्टर हैं, मैं हूँ और एक बहुत बड़े सुपरस्टार। और हम सभी लोग अमूमन उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके काम से एज अ पर्सन। और क्योंकि हम जंगल में हैं, तो जो मेन यूनिट है वो थोड़ा दूर है, जो वैन्स वगैरह हैं, जो सारा यूनिट है वो थोड़ा दूर है, तो हम यहाँ बैठे हैं और एक छोटा सा सीन करना है दोनों के बीच में। तो जब शॉट होता है तो हम वेट कर लेते हैं बाहर, कुर्सी वगैरह लगी हुई है, डायरेक्टर सब लोग वहीं बैठे हैं, तो मैं भी वहीं बैठा हूँ। एक शॉट हुआ, उसके बाद हम वापस आए, कैमरे चेंज हो रहे हैं। तो जो दूसरे एक्टर हैं वो स्टार हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें सब जानते हैं, पब्लिक वगैरह आ सकती है, तो उनकी अपनी गाड़ी खड़ी हुई है थोड़ी दूर पे, तो वो हर शॉट के बाद वहाँ जाके बैठ गए। अब पहला शॉट हुआ, मैं बैठ गया, फिर वापस आए, हमने किया, मैं फिर जाके बैठ गया। तो दूसरे शॉट होने के बाद उनका एक स्टाफ मेंबर आता है और कहता है कि सर आपको बुला रहे हैं। तो मुझे लगा सर बुला, चला गया। तो उन्होंने गाड़ी के पास पहुंचा, तो मैंने, क्योंकि तब तक थोड़ी हम लगातार ही शूट कर रहे थे, तो एक वो है दोस्ती टाइप या एक रिश्ता है, तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने इशारे से अंदर बुलाया कि अंदर आ जाए, और अब वो और हम, और अभी तक हम मिले हैं, हम काम करते हैं एज एक्टर्स, या और फिर हम अलग अलग उसमें चले जाते हैं, हम डायरेक्टर से बात करते हैं, लेकिन इतने इंटीमेट स्पेस में हम पहली बार बैठे। तो ऐसी थोड़ी बहुत बात हुई कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, थोड़ा उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में बताया। उससे समझ में आया कि वो ना सिर्फ एक अच्छे एक्टर तो हैं ही जो आप देख रहे हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक अवेयर सिटीजन भी हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकने की बातें करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यार वो कितने रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। और ऐसे ही उन्होंने कहा बात बात में, तो क्या, और मतलब क्या कर रहे हो या क्या करना चाहते हो टाइप कॉन्वर्सेशंस हुई। तो बिना सोचे समझे मैंने कहा कि बस अभी ये कर रहा हूँ, और बड़ा मन होता है कि, क्योंकि नए नए आप अभी चीज़ें कर ही रहे हो, कि मेरा मन है वो मैं प्ले भी कर रहा हूँ अभी आजकल और ऐसा। और
बस यही है कि अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हों, अच्छे लोग हों, इन्हीं के साथ काम करो। और मैंने 1-2 प्रोडक्शन हाउसेज के नाम लिए और फिर मैंने उसमें से नाम लिया। मैंने कहा एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट है, मेरा उनके साथ भी काम करने का बड़ा शौक। तो उन्होंने कहा, और ऐसे ही उन्होंने सारी बातें सुन के उन्होंने ऐसे ही कहा, अरे ऑफ कोर्स यू विल डू इट वन डे और ऑल द बेस्ट। उसके बाद ना उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया बात पे, ना मैंने भी। बहुत के बाद ख़त्म हो गई, हम चले गए, फिर से शूट किया, दिन ख़त्म हो गया। 2017, 2015-16, हम्म, अब कट टू 2018-19 में आपके पास एक चीज़ आती है जो इस देश का सबसे बड़ा शो होने वाला है, मिर्ज़ापुर, जिसमें आपका किरदार इस तरह से होने वाला है, आपकी यात्रा ऐसी होगी, और उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट। हम्म, तो ये दो कहानियां इतनी ज्यादा एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उस इंसान ने भी ना कुछ सोचे समझे, उन्होंने, मैंने कुछ बोला, उन्होंने बस यूं ही अपनी तरफ से एक गुड विशेस टाइप एक वो कर दिया कि हाँ भाई जरूर, यू डू इट, व्हाई नॉट। और वो ऐसा डिजाइन था, पता नहीं क्या था, कि यार वो चीज एक्चुअली हो भी गई। वो एक्टर फरहान थे, वजीर के शूट की बात कर रहे हो। हाँ, तो ये उस समय मतलब मुझे ना उन्हें ये पता था, और ये तो तब की बात है जब लॉन्ग फॉर्मेट था भी नहीं। था भी नहीं। तो ये ऐसे कुछ चीजें होती हैं। सिग्नल की बात हम कर रहे हैं ना थोड़ी देर पहले, तो शायद वो एक सिग्नल था जो उस समय नहीं समझ में आया, हाँ। लेकिन आज उसके बारे में सोचो तो लगता है कि कुछ डिजाइन्स होती हैं, जो होना होता है वो वही होता है। अपने बारे में जब आप चीज़ें पढ़ते हो, न्यूज़ पे, कोई और आर्टिकल, सोशल मीडिया, कुछ भी, चीज़ों पे रिएक्शन कैसे होता है? जैसे मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था, चीज़ें ढूंढ रहा था, तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, कहीं लिखा था कि एक वक्त ऐसा था जब उन्हें अखबार बिछाकर जमीन पर भी सोना पड़ा था। तो ये हकीकत है या बस ऐसे थोड़ा कुछ? एक तो मेरा ये बड़ा एक निजी वो रहता है कि मैं, देखिए, सब, हर अभिनेता, हर इंसान के जीवन में, शुरुआती जीवन में, जब वो कुछ चीजें करना चाह रहा है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम स्ट्रगल भी कह लेते हैं, संघर्ष वगैरह। मुझे उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करना कॉन्वर्सेशन में अच्छा नहीं लगता कि भाई मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझसे कई ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने और ज्यादा परेशानियां जिनको पेश आई होंगी, मुझसे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए चीजें आसान भी हो गई। तो वो तो एक, आई थिंक वो लाइफ का एक इकोसिस्टम है कि हर आदमी कर रहा है, किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, किसी के लिए तो ठीक है। तो इसलिए मुझे अब लगता है कि यार ठीक है, क्यों उन चीजों के बारे में ज्यादा, उसको करके क्या मिलेगा। बचपन कैसा था? मैं दिल्ली में पैदा हुआ, ठीक है, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली दिल्ली में ही है, ठीक है। आज भी सब जो बाकी परिवार के लोग हैं दिल्ली में रहते हैं। हम्म, लेकिन कुछ समय बाद मैं और मेरे पेरेंट्स बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि पिताजी बैंक में काम करते थे, तो उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हुआ था। सो बॉम्बे में आते ही ना, बॉम्बे कब, शहर, लगभग कौन सी क्लास में थे आप? मैं था आई थिंक 9th में। अच्छा। तो बॉम्बे में जब आप आते हो, आप किसी भी शहर से आओ, दिल्ली से ही आओ, किसी भी शहर से आओ, और उस जमाने में आपको बॉम्बे थोड़ा एक फैसिनेट करता है। बहुत। वो गाड़ियाँ, क्योंकि आपने फिल्मों में देखा होता है। तो हम चले गए, तो मैंने ऐसे कई शूट देखे हैं, जैकी श्रॉफ के, अक्षय कुमार के, जब ये 90s में जो भी फिल्में बन रही थी, तो ऐसा लगता था। और कभी तब सोचा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ एक था, बेइंतहा मोहब्बत थी फिल्मों से। फिल्में देखना, फिल्में फिल्में फिल्में, मतलब टीवी पे फिल्में ही मैं देखता रहता था। उसके बाद जब थोड़े बड़े हो गए, तो फिर ये रहा कि यार करीब करीब, मतलब मुझे याद है 1-1.5 साल मेरा ऐसा था कि हर फ्राइडे को फिल्म देखनी है, चाहे वो फिल्म कोई भी हो। पहली फिल्म याद है कौन सी देखी थी थिएटर में? जो याद है वो बैटमैन, और बॉलीवुड में देसी? हाँ, मुझे एकदम बहुत पुरानी फिल्म थी हाँ, बैटमैन, हाँ। वो देखी थी। जो याद है मुझे, वो दिल्ली में देखी थी, चाणक्यपुरी में। डर है जो मुझे उसके बाद याद है, शाहरुख। हाँ। शाहरुख खान की डर, जो मैं जब टीनेजर उस तरह से था। फिर उसके बाद तो काफी सारी चीजें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल चाहता है मैंने 6 बार देखी है। द ओनली फिल्म विच आई हैव सीन इन थिएटर, दिल चाहता है। क्योंकि फिल्मों में हमेशा इंटरेस्ट था, तो करते 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 फिर कहीं एक दिन ऐसा हुआ कि जब ग्रेजुएशन हो गया, फिर हम इंस्टीट्यूट में गए, एक फिल्म मेकिंग कोर्स था, वहाँ पे किया। वहाँ पे किरदार, तो मतलब जो कोर्स था वो तो 1-2 घंटे का ही था, लेकिन मैं पूरा दिन वहीं रहता था, क्योंकि मैं वहाँ पे या तो लाइब्रेरी में रहता था, या वहाँ पे एक फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स होता था, जिसमें हम देखते थे सारी पुरानी फिल्में, चाहे वो गुरुदत्त की फिल्में हों, चाहे वो बाहर की फिल्में हों, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, डेविड ली, डॉक्टर शिवागो, और देखते थे, और फिर उसको पॉज करके घंटों उस पर बातें होती थी कि ये क्या था। तो ये मेरे लिए एकदम एक जादुई जैसी चीज़ें थी। फिर थोड़े टाइम के लिए इंटर्न का काम करने लगा मैं, एक बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर हैं, डीओपी, उनके साथ। फिर वहाँ से एक दिन
जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, एक दोस्त था जो एडी था, उसने बुलाया कि भाई हमें ज़रूरत है एक एडी की, तो तुम काम करोगे? हमने कहा क्या काम करना होता है? तो बोले ये करना होता है। मैंने कहा हाँ करते हैं। तो ऐसे करते 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 फिर थिएटर में रुचि हुई, एक्सपोजर हुआ, और फिर दूसरी तरफ जब मैं शूट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर क्यूज वगैरह देता था, रीडिंग करता था एक्टर्स से, तो वहाँ से एक दूसरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो दोनों को मिल के फिर हम तो आखिर में बस यही जानना चाहूंगा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके और कौन से हैं जहां हम आपको आने वाले वक्त में देख पाएंगे? बेसिकली जब ये पूरा चीज़ मिर्ज़ापुर का प्रमोशन से शुरू हुआ तो उसके पहले 2 स्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे थे। एक फिल्म है और एक शो है, और 2-3 महीने से उस पर काम चल रहा था और वो ऑलमोस्ट फाइनल था, पिचिंग हो चुकी है। उस पर बस अब ये था कि अब उसको रोल करना है। तो आई थिंक एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सबसे पहले वही चीज़ें होंगी। उस पर फिर से मतलब आई हैव नॉट स्पोकन टू द राइटर्स एंड द टीम 1-1.5 महीने से अभी, लेकिन एक कहानी है 3 दोस्तों की, 2 लड़का 1 लड़की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको डेवलप किया जा रहा है, बहुत मज़ेदार स्पेस है वो। मैं बहुत अभी एक्साइटेड हूँ उससे, उसको देखा हुआ है काफ़ी बनते हुए, डेवलप होते हुए, और अब थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। तो वो एक चीज़ होगी आई थिंक जो जाएगी आगे, और एक शो है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो फ़िलहाल ऑलरेडी थी, इसको आगे लेके चलेंगे, और अभी अगर और चीज़ें जुड़ेंगी तो फिर उसको देखेंगे उसमें से क्या करना है, कैसे क्या है। क्योंकि वही वक्त का तकाजा है। खैर इसके बावजूद धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। थैंक यू अविनाश, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। Same. और सिर्फ कहने के लिए नहीं, ज़रूर कोशिश करेंगे कि दोबारा बात करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंजुम शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल।